इस बात में कोई शक नहीं कि अर्थ के साउथ पोल में मौजूद एंटार्क्टिका दुनिया का वो कॉन्टिनेंट है जहां कुदरत इंसान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। ये दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे दूर, सबसे वीरान और सबसे खुश्क तरीन कॉन्टिनेंट है। लेकिन इन सब मुश्किलात के बाद भी यहाँ पिछली कई सदियों से इंसान वाकई में रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे। नाज़रीन, एंटार्क्टिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि इसमें पूरा अमेरिका और पूरा इंडिया एक साथ फिट आ सकते हैं। इमेजिन करें कि इतने बड़े कॉन्टिनेंट का 98% हिस्सा गहरी बर्फ से भरा हुआ है। इतनी गहरी कि यहाँ कई हिस्सों में 5 किलोमीटर डीप तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। वैसे तो यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, लेकिन साल में 1 या 2 मरतबा यहाँ गर्मी भी पड़ती है। पर इस गर्मी में भी यहाँ का टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि यहाँ पूरा साल टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम ही रहता है, इसी वजह से यहाँ बर्फ मेल्ट ही नहीं होती। हर साल एंटार्क्टिका में 2 इंच एडिशनल बर्फ पड़ती है। वैसे तो ये फिगर बहुत कम है, लेकिन पिछले करोड़ों सालों से 2-2 इंच करके यहाँ बर्फ की लेयर्स बढ़ती ही चली जा रही हैं। सिर्फ बर्फ और शदीद टेम्परेचर ही यहाँ जिंदगी के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करते, बल्कि एंटार्क्टिका में ह्यूमिडिटी ना होने के बराबर है। नॉर्मली हमारे पास हवा में 40% से लेकर 80% वाटर वेपर्स होते हैं, जो इंसानी सेहत के साथ साथ इकोसिस्टम के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन एंटार्क्टिका में ह्यूमिडिटी लेवल सिर्फ और सिर्फ 0.03% ही है। यही वजह है कि एंटार्क्टिका में स्किन डिजीज और बॉडी का डिहाइड्रेट होना बहुत ही कॉमन है। इसके साथ साथ साउथ पोल सी लेवल से 9800 फीट की एलिवेशन पे है। ये इतना डेडली तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये एलिवेशन इनकी मुश्किलात में इजाफा कर देती है। कुल मिलाकर बात यह है कि एंटार्क्टिका इंसान तो दूर की बात बल्कि किसी भी जानदार के लिए बनाया ही नहीं गया, लेकिन फिर भी इंसान यहाँ मौजूद है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो है रिसर्च। जिस तरह स्पेस भी इंसान के लिए नहीं बनाई गई, लेकिन फिर भी वहाँ ISS में इंसान रिसर्च पर्पस के लिए रहते हैं, इसी तरह एंटार्क्टिका में भी साइंटिस्ट को रिसर्च के लिए भेजा जाता है। ये है यहाँ का एमंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन। ये एक अमेरिकन बेस है जहाँ पर गर्मियों में 150 और सर्दियों में टोटल 45 साइंटिस्ट और स्टाफ रहते हैं। यहाँ तक इनको पहुँचाने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है बाय प्लेन। एंटार्क्टिका में कोई प्रॉपर एयरपोर्ट या रनवे मौजूद नहीं है और ना ही गहरी बर्फ की वजह से बन सकता है। यहाँ रनवे कंक्रीट या तारकोल से नहीं बल्कि ऐसी चीज से बनाए जाते हैं जो यहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है, बर्फ। जी हाँ, बर्फ पर रोलर चलाकर उसको सख्त किया जाता है जिस पर जहाज लैंड कर सकते हैं। एंटार्क्टिका में लैंड करने के लिए भी पायलट्स की पहले स्पेशल ट्रेनिंग की जाती है, क्योंकि ये आम रनवे नहीं बल्कि बहुत ही स्लिपरी होते हैं। कार्गो प्लेन के केसेस में तो जहाज के लैंडिंग गियर की जगह एक स्पेशल स्की लैंडिंग गियर लगा होता है, क्योंकि कार्गो प्लेन का वजन बहुत ज्यादा होता है और अगर उसके लैंडिंग गियर में टायर लगे होंगे तो वो लैंडिंग के वक्त बर्फ के अंदर धंस भी सकते हैं। साउथ पोल अमेरिकन स्टेशन पहली बार 1956 में लकड़ी से बनाया गया था, जो फौरन ही बर्फ की नजर हो गया। 1974 में इसको अपग्रेड करके एक जायंट इग्लू की शेप दी गई। पूरी बेस इसी इग्लू के अंदर रहती थी, पर अमेरिकन्स का ये एक्सपेरिमेंट भी नाकाम रहा, क्योंकि हर साल सर्दियों में ये इग्लू भी बर्फ के अंदर चला जाता था। क्योंकि एंटार्क्टिका साउथ पोल में है जहाँ 6 महीने सूरज होता है तो रात ही नहीं होती, और अगले 6 महीनों तक रात होती है तो सूरज निकलता ही नहीं है। इसी वजह से जिन 6 महीनों में सिर्फ रात होती थी तब इग्लू को बर्फ से बाहर नहीं निकाला जा सकता था, यानी स्टाफ को अगले 6 महीनों का वेट करना पड़ता, जिसमें खुदाई करके इसको बर्फ से बाहर निकाला जाता था। इसमें टाइम भी लगता था और एक्स्ट्रा फ्यूल भी यूज होता था। 2008 में अमेरिका एक नई अप्रोच के साथ मैदान में उतरा और इग्लू को भी रिप्लेस करके ये चीज बनाई। इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि इसकी शेप एरोडायनेमिक है और इसको हाइड्रोलिक पिलर्स पर बर्फ से थोड़ा उठाकर खड़ा किया गया है।
एरोडायनेमिक शेप की वजह से तेज हवाएं इसके ऊपर और नीचे बर्फ को इकट्ठा नहीं होने देती, लेकिन हर 10 सालों के बाद फिर भी इसके नीचे बर्फ जमा हो जाती है, लेकिन तब इसको आसानी से अपलिफ्ट किया जा सकता है। एंटार्क्टिका एक फ्री कॉन्टिनेंट है, यानी इसको कोई भी कंट्री ओन नहीं करती। यहाँ पर 29 कंट्रीज के अपने अपने रिसर्च स्टेशंस बने हैं, लेकिन सवाल ये है कि साउथ पोल में कौन सी ऐसी रिसर्च होती है जो दुनिया में कहीं और मुमकिन नहीं। यहाँ ज्यादातर स्पेस रिलेटेड और एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च होती है। असल में नॉर्मली हवा में मौजूद वेपर्स आसमान को धुंधला कर देते हैं, और अगर हम ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर में टेलीस्कोप लगाएंगे तो ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते। साउथ पोल में ह्यूमिडिटी ना होने की वजह से आसमान बहुत क्लियर नजर आता है, और टेलीस्कोप्स स्पेस में लाखों लाइट ईयर्स दूर तक भी आसानी से देख सकते हैं। यह है ब्लैक होल की फोटो, जिसको 2019 में पहली बार कैप्चर किया गया था। इस फोटोग्राफ को कैप्चर करने में भी साउथ पोल में लगे टेलीस्कोप्स का सबसे बड़ा हाथ था। एस्ट्रोनॉमी के अलावा यहाँ आइस कोर्स पर भी रिसर्च की जाती है। लाखों करोड़ों साल पहले अर्थ का क्लाइमेट कैसा था, तब हवा में कौन से पार्टिकल्स और गैसेस थी, ये सारे राज एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे छुपे हैं। इन आइस कोर्स को निकालकर रिसर्च की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि किस दौर में यहाँ क्या कुछ हुआ था। साउथ पोल में हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से यहाँ कम से कम रिसर्चर्स को भेजा जाता है। रिसर्चर्स सिर्फ इक्विपमेंट लुक आफ्टर करते हैं और सारा डाटा उनको यहाँ से बाहर अपनी अपनी कंट्री में भेजना होता है। जैसे यहाँ आने का सिर्फ एक ही जरिया है, वैसे ही यहाँ से निकलने का भी सिर्फ यही जरिया है। साउथ पोल में सिर्फ 3 महीनों का पीरियड होता है जिसमें एयरक्राफ्ट्स आ या जा सकते हैं। बाकी पूरा साल यहाँ से बाहर निकलना करीब इम्पॉसिबल है। एंटार्क्टिका से भी दूर ह्यूमैनिटी अगर कहीं और है तो वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। लेकिन यहाँ मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को भी अगर स्पेस से एवैक्यूएट करना हो तो वो किसी भी वक्त अपने आप को ओशन में लैंड करवा सकते हैं। लेकिन एवैक्यूएशन का ऑप्शन एंटार्क्टिका पर अप्लाई ही नहीं होता। इमरजेंसी की सूरत में यहाँ डॉक्टर्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन सिवियर केसेस में वीडियो लिंक के जरिए अमेरिका में बैठे डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद होता है। लेकिन ये वीडियो लिंक इंटरनेट पे काम करता है, और यहाँ इंटरनेट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बाकी पूरी दुनिया में इंटरनेट रिमोट लोकेशंस पर सैटेलाइट के जरिए चल सकता है। कमर्शियल सैटेलाइट्स अर्थ के सिर्फ उन हिस्सों को कवर करती हैं जहाँ ज्यादा आबादी होती है। जैसा कि आप ग्लोब पे देख सकते हैं कि साउथ पोल हमारे प्लेनेट का लिटरली बॉटम है। अर्थ का ऑर्बिट करती सैटेलाइट्स साउथ पोल के ऊपर से गुजरती ही नहीं है, इसी वजह से यहाँ सैटेलाइट के सिग्नल्स भी रिसीव नहीं होते। सिर्फ चंद सैटेलाइट्स हैं जिनके सिग्नल्स साउथ पोल में आते हैं, वो भी सिर्फ चंद मिनटों या घंटों के लिए। यहाँ इंटरनेट यूज करने के लिए भी स्पेसिफिक टाइम का वेट करना होता है। जब सैटेलाइट साउथ पोल के करीब से गुजरेगी, सिर्फ तभी सिग्नल रिसीव होंगे। पूरे 24 घंटों में यहाँ सिर्फ 3 घंटे और 50 मिनटों के लिए इंटरनेट चलता है। इसी टाइम फ्रेम में साइंटिफिक डाटा भी ट्रांसमिट किया जाता है और रिसर्चर्स अपनी फैमिली से कनेक्ट हो पाते हैं। इसके अलावा साउथ पोल में वेस्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इस कॉन्टिनेंट को पॉल्यूशन और वेस्ट फ्री रखना सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर यहाँ थोड़ी सी भी पॉल्यूशन हुई तो वो साइंटिफिक रिसर्च को असरअंदाज कर सकती है। इसका मतलब है कि यहाँ जो चीज भी आएगी उसको अल्टीमेटली वापस भी जाना है। यहाँ स्टेशंस का वेस्ट पूरे साल इकट्ठा करके उसको कोस्ट पे मौजूद मैकमुर्दो स्टेशन पे ट्रांसफर किया जाता है, जहाँ इस वेस्ट को प्रोसेस करके साल में सिर्फ एक बार आने वाली शिप पर वापस यूएस रवाना कर दिया जाता है। विंटर सीजन में साउथ पोल स्टेशन पे सिर्फ 45 लोग होते हैं। इन लोगों को बड़ी एहतियात से जांच पड़ताल करके इस मिशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये वो पीरियड होता है जिसमें अगर कोई ना कहानी हो गई तो उनका यहाँ से निकलना या बाहर की दुनिया का इनको रेस्क्यू करना नामुमकिन होता है। ये क्रू हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए फिट होता है। इस पीरियड में 6 महीनों तक सिर्फ रात होती है। एंजाइटी, डिप्रेशन और होम सिकनेस के अटैक्स बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, और इस मुश्किल घड़ी में यहाँ कम्युनिकेशन भी ना होने के बराबर होती है।
पूरे 6 महीनों तक इंतहाई लिमिटेड रिसोर्सेज पे गुजारा करना इस क्रू का एक ऐसा कारनामा और सेक्रीफाइस है जिसको एक छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है।